हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो वीडियो कर रहे थे नेटवर्क के इशू की वजह से 75 नंबर क्वेश्चन तक चले थे हम लोग, और उसके बाद वीडियो कट गया था। आगे यहाँ से 75 से हम लोग 125 तक प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो भी करना है जैसे ऑप्शन की व्याख्या और जो भी प्रश्न यहाँ से बनेगा उन सभी को हम लोग देखते हुए चलेंगे। हाँ, आज कुछ इंटरेस्टिंग है। मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा आपके सामने और आपको बताना है कि वह पंक्ति किसकी है। ठीक है ना? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा वह पंक्ति किसकी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पंक्ति है। तो उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी, बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की, रुक न जाए यह गति जीवन की। वैशाली की नगर बधू किसकी रचना है? ठीक है। अमृतलाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोई एक तो जरूर होगा। बता दें हम आपको कि जो वैशाली की नगर वधू है यह एक उपन्यास है। ठीक, यह किसका उपन्यास है? तो सीधा सीधा जान लो आप, चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। विकल्प सी सही है। यहाँ पर 125 प्रश्न तक हम लोग जाएंगे। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना प्रकाशन के दृष्टि से देखना है कि अनुक्रम में लगाना है आपको। जैसे गबन है, गोदान है, सेवा सदन है। गबन जो प्रकाशन हुआ था गबन का 1928 में हुआ था, और गोदान का 1936 में। ये अंतिम काल के लगभग लिखी गई रचना है। और 1919 में लिखा गया था सेवा सदन। तो सबसे पहले सेवा सदन आ गया, तीसरा वाला पहले आ गया, और उसके बाद गबन, फिर गोदान। तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। और ये सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित हैं। शीतोष्णम शब्द में समास कौन सा है? शीतोष्णम शब्द में समास अगर बात करें हम लोग तो द्वंद्व समास होगा। विकल्प नंबर सी सही है। शीत च उष्णम च तयो समाहार, यहाँ से होगा। और उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या फिर भोजपुरी? तो हिंदी का प्रयोग होता है। विकल्प बी सही है। दूसरा अगर राज्य की भाषा बात करें तो उर्दू है उत्तर प्रदेश में। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी का रूप इनमें से कौन नहीं है? भोजपुरी, अवधी, मगही या फिर मैथिली? आप पूर्वी हिंदी को जानते हैं। पूर्वी हिंदी में तीन बोली आ गई। एक होती है अवधी, एक बघेली और एक छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये तीनों आ गई पूर्वी बोली के अंतर्गत। तो अवधी यहाँ पर जो है यह बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, यह पूर्वी हिंदी की बोली है। बाकी भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। क्लियर? हाँ। पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? पहाड़ी इलाकों में कौन सी भाषा बोली जाएगी? छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मेवाती मरवाड़ी या फिर कन्नौजी? कन्नौजी कन्नौज में बोला जाता है। कन्नौज का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। और मेवाती मारवाड़ी जो है ये राजस्थान की राजस्थानी हिंदी का है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का है। बाकी गढ़वाली, कुमाऊनी जो है यह पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। तो विकल्प यहाँ पर बी वाला सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। और पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन है? पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां यहाँ पर कौन है? बता दें हम, खड़ी बोली है, ब्रज बोली है। तो खड़ी बोली, ब्रज बोली है। और उसके बाद कन्नौजी है, एक बुंदेलखंडी है, बांगरू है। देखो कहाँ पर मिल रहा है। खड़ी बोली सब में है, कट कर दो। ब्रज बोली भी है, और उसके बाद बुंदेली सब में है। ठीक है, कन्नौजी अवधि नहीं आएगा, अवधि को हटा दो। बाकी कन्नौजी कन्नौजी बच्चा। और बघेली जो है यह बिहारी हिंदी की, बघेली पूर्वी हिंदी की है, ये भी हटा दो।
अब बांगरू बांगरू दोनों में बचा, तो यानी कि विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। क्लियर? इस तरह से आप काट के कर सकते हो। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? साहित्य गुंजन यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो यह इंदौर से प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 2009 से प्रकाशित होना शुरू हुआ यह। विकल्प डी सही है, साहित्य गुंजन इंदौर से। इंदौर मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी अभी आया पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। क्लियर? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? रूप परिवर्तित नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जो विदेश से भाषा से लिया गया है शब्द उसे विदेशज कहेंगे। तद्भव शब्द जो तत्सम से टूटकर बने हैं, और देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई खास पता नहीं चलता है, जैसे लोटा, खटपट। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अभी आया है पूर्वी हिंदी, कई बार आ चुका, तो विकल्प बी सही है, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली और छत्तीसगढ़ी भी है, 3 बोलियां हैं उसमें। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थान में छत्तीसगढ़ी नहीं, ये पूर्वी हिंदी का है। खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी का है। मेवाती और कन्नौजी, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी का है, तो मेवाती बोली जाती है राजस्थान में, यानी कि राजस्थान हिंदी की ये बोली है। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो बता दें यहाँ पर कहानी जो है यह भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा प्रकाशित हुई थी, भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा। और पत्रिका जो इंदू है, इंदू 1909 में प्रकाशित हुआ। और एक सरस्वती पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और एक है ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र 1883। अब बचा क्या? पूछा है जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका क्या नाम हुआ? तो इंदू, ठीक है। कौन सा? इंदू। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? अर्ध विवृत बताना है, स्वर कौन सा है? अब बताओ। ऊ जो आएगा, ऊ आएगा, ई आएगा, बड़ी ई आएगा, ये संवृत है। क्लियर? और एक अ आता है, आ आता है, ये चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम। बड़ा देखिए, बड़ा ऊ हो गया, इसमें छोटा ऊ कर लो, ई कर लो, और बड़ी, ये चारों जो हैं ये संवृत के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? चलिए, उसके बाद ए है, अ है, आ, ये डॉक्टर वाला आ हो गया जो, और ये सब हैं अर्धविवृत, अर्ध विवृत है ये सब। बचा आ जो है ये विवृत है। और ए हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, ये सब अर्ध संवृत है, अर्ध संवृत। तो यहाँ पर विकल्प बी वाला जो है सही है। अर्ध विवृत जो है वह ए, अ और आ है। क्लियर? जब वर्णमाला पढ़ोगे आप, हमसे पढ़ो या कहीं भी पढ़ोगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वर्णमाला में है। जिनकी पंक्ति केवल मुख से निकलती है वे कौन है? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, वे क्या हैं? वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक या निरानुनासिक। तो केवल मुख से निकलती, नाक से नहीं निकलती, तो निरानुनासिक हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, बिना हिचक विचक के। और स्वर की बात किया है तो उसमें अ आएगा, नाक की जरूरत हुई नहीं। आ में नाक की जरूरत हुई नहीं। ई में जरूरत हुई नहीं। ई बड़ी में जरूरत हुई नहीं, ये सब में। लेकिन अंग में देखिए जरूरत पड़ गया। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ जो है 4 हैं, उष्म भी 4 हैं। तो 4 अंतस्थ हो गया, 4 उष्म हो गया,
तो कुल मिलाकर 8 हो गए। तो जो अंतस्थ है य र ल व, ये 4 हो गया। और स स ह, ह और एक और स है, मूर्धन्य स। ये चारों जो हैं ये उसमें वर्ण हैं। चलिए र का विवरण है। र का विवरण बताइए, र क्या है? तो र वर्त्य है, लुंठित ध्वनि है, सघोष है, अल्प प्राण है और व्यंजन है। विकल्प ए ही वाला यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये र तो व्यंजन है, इतना जानते हैं आप। अल्प प्राण व्यंजन है, सघोष है, लुंठित है, वर्त्य है, इतना याद रखिएगा, वर्त्य और लुंठित। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पीऊं। अच्छा, यहाँ पे छोटा है। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, है लांबी मोटी। काढ़त गूहत नहारत ओछत, नागिन सी भोई लोटी। इसमें बताना है उपर्युक्त पंक्तियां किस रस का उदाहरण है, इसमें रस बताना है, कौन सा रस है। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये सूरदास की पंक्ति है, और सूरदास की पंक्ति है तो अनुमान थोड़ा लगा सकते हो। इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक बालक के बार बार बात की जा रही है भगवान कृष्ण की, बाल रूप का। छल नामक 33वां संचारी भाव करने वाले आचार्य कौन थे? छल जो है इसको 33वां संचारी भाव किसने माना? कवि देव ने माना। तो विकल्प डी सही है। संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है? 33 ही है। इस निम्नलिखित पंक्तियों में उपर्युक्त रस के सही भेद का चयन करना है। असुवन जल सींच सींच, प्रेम वेल बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। ठीक है, मीरा की लगन लगी, होनी जो है सो होगी ही। तो इसमें बताना है कि कौन सी पहले कौन से रस का भेद है। रस का भेद इसमें बताना है तो भक्ति रस है। सीधा सीधा बात किसका है? भक्ति रस है। असुवन जल सींच सींच, प्रेम वेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। जहाँ अर्थ की विभिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर यमक अलंकार होता है। विकल्प सी सही है। जैसे हम लोग एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, ई पाए बौराए जग ऊ पाए बौराए, ई खाए पौराए जग ऊ पाए बौराए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ, जैसे कनक कनक पढ़े तो एक का मतलब धतूरा, एक का मतलब गेहूँ या सोना। तो यहाँ पर अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों शब्दों की आवृत्ति होती है। तो कनक कनक 2 बार आया था, तो उसी तरह शब्दों की आवृत्ति होती है। वहाँ अलंकार कौन सा होता है? तो यमक अलंकार होता है। आगे चलते हैं। और निम्न पंक्ति में अलंकार है, निम्न पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है बताना है। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। और जहाँ पर आ गया सी, उसका उससा, सा मतलब तुलना कर दिया, बता दिया उसके जैसा, तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। उपमा दे दिया कि तुम उससा हो। यहाँ पे जय लक्ष्मी सी, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यानी कि उसका उससे उपमा कर दिया। विकल्प ए यहाँ पर सही है। क्लियर? और इसका पूरा जो एक लाइन है, उषा सुनहरे तीर, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ऐसा है इसमें। और हाँ, जे सुमिरत सीधी हुई, जे सुमिरत सीधी हुई, शेष नायक कविवर वदन,
करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शोभ गुण सदन। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा, सोरठा, भैरवी या फिर रोला? तो ऐसे पहचानने के लिए सबसे पहले मात्राओं को हम गिन लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर 11 मात्रा, यहाँ पे 13 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पे एक कमी ज़्यादा गिन दी है तो यहाँ पे 13 होगा। 12 11 और 13, 11 और 13 का जब बने तो वहाँ पर होता है कौन सा? सोरठा। ठीक है ना, तो विकल्प बी वाला यहाँ पे सही है, सोरठा होगा। और एक चीज़ और यहाँ पे देखो, अंतिम में जो है ना एक जो, हाँ ठीक है चलो, इतना ज़्यादा उसमें क्या घूमे। एक लघु होता है, एक गुरु होता है, एक लघु होता है। एक गुरु यहाँ पर भी होगा और एक लघु। आरती सैन्य सिंधु में सुवाडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो गई बन बनो, चल चलो बढ़े चलो। आरती सैन्य सिंधु में शिवाड़वाग्नि से जलो, प्रवीण हो जई बनो, बढ़े चलो में कौन सा गढ़ है? गढ़ हम लोग पढ़े थे ना एक, जैसे या माता राज भान सलगा। ठीक है ना, तो ये इस चीज़ को पढ़े थे। और यहाँ पर पूछ रहा है मैं कौन सा गढ़ है, तो कई गढ़ होंगे। अराती, अराती जो है तो यानी कि एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा। यहाँ पे देखो कौन कौन कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा। एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा। तो इस चीज़ को कहाँ पे आ गया, देखो जगड़ आ गया ना। यहाँ पर एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, इसको जगड़ कहते हैं। आपसे ज से आ गया तो ज फॉर जगड़। ठीक है, ज फॉर जगड़। य से आता है यगड़, म से मगड़, त से तगड़, र से रगड़, ज से जगड़, भ से भगड़। तो ये जो गढ़ हैं यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। दूसरा देख लो, अगर बात करो तो रगड़। ठीक है, रगड़ आएगा दूसरे में। और इसी तरह इसको पूरा निकालना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो यहाँ से गणों की संख्या विकल्प ए आएगा। यहाँ से एक ही करके आप पता लगा सकते हो। हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सारसी छंद में होती है, प्रसिद्ध सारसी छंद में होती है, क्या होती है? 27 मात्राएं, 16 और 11 प्रयति, अंतिम में गुरु और लघु। गुरु और लघु विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। देखिए दो, ए वाला और डी वाला दोनों सेम है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि पहले गुरु आएगा कि बाद में गुरु आएगा। क्लियर? भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? भूर्जा का संधि विच्छेद, तो सबसे पहले जान लो भूर्गा में दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा संधि? दीर्घ स्वर संधि। और भूधन ऊर्जा होगा, तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। किसी को सस्पिशन नहीं होना चाहिए। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि क्या है? यह निष्कर्म, संयोग, सदैव और गिरीश। निष्कर्म जो है यह विसर्ग संधि का, स्वर संधि का उदाहरण है, तो विकल्प ए सही हो गया। बाकी अगर और की बात करें, संयोग का कर लें हम लोग, तो होगा सम धन योग, इसका संधि विच्छेद होगा। सदैव का कर लें अगर हम लोग, तो सदा धन एव। और गिरीश जो है, गिरीश को कर लें हम लोग, तो गिरी मतलब पर्वत, ऐस मतलब इसमें है दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर जो होगा विकल्प नंबर ए वाला सही होगा। निष्कर्म में जो है यह विसर्ग संधि है। निम्न में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि नहीं है?
व्यंजन संधि किसमें नहीं है? उद्धरण, तद्धित, वाक्जाल या फिर रसायन। तो यहाँ पर बता दें रसायन में दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। उदाहरण में हो जाएगा उत धन हरण होगा। वाक्जाल की बात अगर हम लोग कर लें तो वाक धन जाल हो जाएगा। और तद्धित का बात कर लें तो तत् धन हित हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान भी रखिएगा। जो विकल रसायन है उसमें संधि है। प्रतिमा में समास कौन सा है? प्रतिमा में समास बताओ भाई। प्रतिमान में समास, सॉरी, अव्ययी भाव समास है। जब कोई उपसर्ग लगा रहता है ना इस तरह से, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। विकल्प बी वाला यहाँ सही होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हथियार डाल देना मतलब मात्र कल्पना करते रहना, कोई मतलब है नहीं। हथियार गिरा देना, कोई मतलब नहीं। हथियार उठा लेना, नहीं। हार मान लेना होगा हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ। तो व्याकरण के प्रश्न इसमें ज़्यादातर होंगे, क्योंकि हम लोग जो साहित्य वाला प्रश्न था उस पहले पार्ट में कवर कर लिया था। और चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनिए। यह लोकोक्ति है, ये भी जान लो। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो बहुत गरीब कोई मतलब नहीं, बहुत सहनशील नहीं, बहुत कंजूस नहीं। अच्छा, बहुत कंजूस होगा। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, बहुत कंजूस, दमड़ी को बचाने वाला मतलब पैसा। दांत कटी रोटी, दांत कटी रोटी का सही अर्थ क्या होगा? गहरी दोस्ती, प्रिय प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना। क्या होगा इनमें से? दांत कटी रोटी, ये होगा गहरी दोस्ती। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। और निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं? हाँ, जब तक मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, अगर बहुत आप तेज हैं तो प्रश्न का नंबर डालिए। प्रश्न का नंबर पहले से डाल के रखिए, उसका ए बी करके आप तुरंत आंसर दीजिए, फिर पता चलेगा आप कितना मतलब स्पीड से करते हैं। देखिए हमारी चाल तो हम तेज़ ही चलना चाहेंगे, क्योंकि आपका यूट्यूब पे देख रहे हैं, समय आपका ज़ाया न हो। ठीक है, तो समय बचाने के लिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? वचन, शलाका, तिक्त या फिर चार, इनमें से बताना है। देखिए वचन, शलाका, तिक्त है। चार जो होता है चतुर्थ होता है इसका, चार जो है इसका चतुर्थ होता है तत्सम, तो विकल्प डी सही है। बाकी वचन और शलाका, तिक्त तत्सम है। किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। और ये होता है सातत्य बोधक पक्ष का मतलब जो क्रिया लगातार होने की सूचना दे। जो क्रिया लगातार होने की सूचना दे। ठीक है, तो है मैं रोज़ सुबह टहलने जाता हूँ, रोज़ सुबह जाता हूँ और वह स्नान करके मंदिर जाता है। विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। पढ़ा रहा है मतलब लगातार काम हो रहा है। यहाँ पर विकल्प डी सही होना चाहिए। क्लियर? विकल्प डी। और किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? किसका? संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। किस पंक्ति में? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। क्या इसमें लगता है, संभावना की बात कर रहा है, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, संभावना तो इसमें व्यक्त हो रहा है, ये सही हो सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, यही सही हो जाएगा, फिर भी अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं।
अध्ययन करने वाली छात्रा अच्छे अंक प्राप्त करता है, छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, नहीं, कोई संभावना भविष्य नहीं दिख रहा है। और बालक घर जा चुका है, और 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, तो विकल्प ए है, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, संभावना व्यक्त कर रहा है, विकल्प ए सही है। दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इसे गोला आप कर लीजिएगा जब भी जरूरत पड़े। कुर्सी, कुर्सी हो गया, लकड़ी हो गया, ये जो है स्त्रीलिंग होगा, यहाँ पे सीधे जान लो, लकड़ी भी होगा। बाकी शेर, शेर पुल्लिंग है, पेड़ पुल्लिंग है, लड़का भी पुल्लिंग है, ठीक है ना, तो इतना याद रहे। इसका वाक्य प्रयोग करके भी आप देख सकते हो, जैसे लकड़ी की कुर्सी हो गई, बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़, जंगल का शेर, ऐसे करके आप जान सकते हैं, ठीक है ना। इंजीनियरिंग का लड़का का आ गया। चलिए, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? गौ का गौवें होगा, ठीक है, गौ का गौवें, विकल्प सी सही है, ए लगाने से बना है। और वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द बताइए। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, कथित, किंवदंती, औपचारिक, उल्लेखनीय। किंवदंती मतलब कहावत, ऐसे बोला जाता है। और उच्च श्रृंखल का विलोमार्थक शब्द बताना है। उच्च श्रृंखल का क्या होगा? उच्च श्रृंखल का विलोमार्थक शब्द सामान्य होगा, सामान्य का विशिष्ट होता है। और प्रवर्ती होगा, प्रवर्ती का पूर्ववर्ती होता है। तो रूढ़िवादी की होगा क्या? रूढ़िवादी का स्वच्छंदवादी होता है। तो उच्च श्रृंखल का विनम्र होगा, विकल्प डी वाला सही है। उच्च श्रृंखल का क्या होगा? विनम्र होगा। क्लियर? नौका शब्द का पर्यायवाची बताइए। नौका शब्द का पर्यायवाची तिया होगा, तरिंगिणी होगा, तरी होगा, या फिर तरड़ीजा होगा। तरी होगा नौका का पर्यायवाची शब्द, विकल्प सी सही है। इसके और अगर बात करें तो तरड़ी भी होता है, बेड़ा भी होता है, बेड़ा, नया भी होता है, तरी होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, जलयान है, पोत भी होता है। तो इतना सारा होता है तरी का मतलब। वयम पठाम का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? वयम पठाम का हिंदी में अनुवाद, वयम पठाम हम सब पढ़ते हैं, विकल्प ए सही होगा, हम सब पढ़ते हैं। मैं सूर्य को देखता हूँ का संस्कृत में अनुवाद करो। मैं, अहम मतलब मैं, या मैं को अहम लिखेंगे तो हम सब में है। सूर्य को देखता हूँ, सूर्यम, सूर्य को सूर्यम, सूर्यम पश्यामि, सूर्यम पश्यामि, यहाँ बिंदी होगा, हम सूर्यम पश्याम, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। यक्ष और यक्षिणी निम्नलिखित में से किस खंड काव्य के नायक और नायिका हैं? यक्ष और यक्षिणी किस खंड काव्य के खंड काव्य के नायक और नायिका हैं? तो ये है मेघदूतम, मेघदूतम है। और इसके प्रमुख पात्र की बात करें तो मेघ है, कुंवर है। लघुतरई खंड काव्य के अंतर्गत यह आता है। कौन? मेघदूतम। और बता दें कि मेघदूत जो है ये कालिदास द्वारा रचित है, जो भी आया था। पीताम्बर, पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा? पीताम्बर का समास विग्रह की अगर हम लोग बात करें तो पीतम अम्बरम इति, पीतम अम्बरम इति होगा,
कर्मधारय समास है इसमें, कर्मधारय समास। पीतम अंबरम इति। इच्छा उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उत उपसर्ग होगा इसमें, उत उपसर्ग, विकल्प डी सही है। उत धन चारण पहले भी आ चुका है। और रात्रिर्गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? किस रचनाकार से है ये? तो अंबिका दत्त व्यास से है, विकल्प सी सही है। रात्रिर्गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, इस पद्यांत का संबंध किससे था? अंबिका दत्त व्यास से। ठीक है ना, तो विकल्प सी वाला यहाँ पर सही है। ये जो पंक्तियां हैं शिवराज विजय के प्रथम निश्वास के अंत से ली गई हैं और जिसके रचनाकार अंबिका दत्त व्यास जी हैं। चलिए, तुद धन अक्त रूप बनेगा, इसमें कौन सा रूप बनेगा भाई? तुद धन अक्त, अक्तः रूप बनेगा, तुन्नह रूप बनेगा, विकल्प सी सही है, तुन्नह रूप बनेगा। और यहाँ पर बता दें द को न तथा प्रत्यय त को न होता है। सकलानि विभक्ति तथा वचन है, सकलानि विभक्ति और वचन है, इसमें प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है इसमें सकलान। यह नपुंसक लिंग है सकलान। भ्राताज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भ्राताज्ञा मतलब भातृ हो जाएगा यहाँ पर, भ्रातृ और आज्ञा। तो कहाँ पे है ये? विकल्प नंबर बी वाला सही है, संधि विच्छेद पूछा है तो। मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस ये सब जानते हैं, विशाख दत्त का है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की यह रचना है और नाट्य कृति है। ये क्या है? नाट्य कृति है ये। वीर रस प्रधान वाले यह नाटक जो है वीर रस का प्रधान नाटक है। इसमें चाणक्य होता है, राक्षस होता है, चंद्रगुप्त होता है, छपड़क भी होता है, इसके जो पात्र होते हैं विभिन्न। ठीक है, विशाख दत्त द्वारा यह लिखित है। एक और देखो, शीर्षी पद में विभक्ति तथा वचन बताना है, शीर्षी पद में विभक्ति और वचन बताना है। तो मैं बता दूं इसमें है सप्तमी विभक्ति और एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये हो गए हमारे 125 प्रश्न। पहले हम लोग 75 प्रश्न कर चुके थे जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन साहित्य के ही थे और अंतिम में यहाँ पर मिला आपको व्याकरण के प्रश्न। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आगे हम लोग लेकर आएंगे 125 प्रश्नों का। हाँ, चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए हमको रेगुलर क्लास लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसके लिए पूरा प्लान बनाना पड़ता है। प्लान क्या, 1-2 घंटे 3 घंटे पूरा देना पड़ता है विधिवत बैठकर, तभी ये हो पाता है। और हाँ, मेहनत होता है इस पर, ऐसे नहीं आप बना दीजिए। अगर आसान होता तो मैं रोज़ क्लास लेकर आ सकता था। और ठीक है, 125 प्रश्न का, हाँ इतना सारा मैंने प्रश्न करा दिया है ना 125 प्रश्न वाली श्रृंखला को। इसको अगर आप देख लीजिए ना तो कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा मिलेगा आपको एग्जाम में जो आप जानते ना हो, प्रैक्टिस न किए हो। ठीक है ना, इतना सारा प्रश्नों का इसमें हम लोग संकलन कर चुके हैं। ये कैसे मैं कह सकता हूँ, जब मैं कोई प्रश्न नया लेकर आता हूँ या कोई किताब में मैं भी देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे पता चलता कि ये प्रश्न मैंने करा दिया है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है ना, तो इसको शेयर कर सकते हैं आप, लाइक करिए और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो, और कमेंट करिए ताकि मैं अगला क्लास जल्दी लेकर आऊँ। ठीक है,
हाँ, एक और चीज़, जो अभी नए क्लास चल रहे हैं, राम सर जी पढ़ा रहे हैं आपको बिहार टीचर के लिए, उनका आप वीडियो देख सकते हैं टीचर वाला। बाकी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, आपको हेल्प लेने लायक हो तो, और नहीं तो अपने साथ के मित्रों भाइयों और बहनों को बताइए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।